इसरो ये वो नाम है जो हमारे आइडेंटिटी से, हमारे इंडिया से जुड़ा हुआ है और हमारे जो इंडिया को आगे बढ़ाना, यानी साइंस इथॉस को स्टैब्लिश करना, सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो चंद्रयान 3 जैसे कि आपको पता है हमारा सॉफ्ट लैंडिंग का आइडिया जो है वो अचीव हो चुका है और आगे हम लोग जो हैं वो जाने वाले हैं सूर्य पे। तो आइए आज कुछ हम लोग मिशंस को डिस्कस करेंगे कि चंद्रयान 3 के बाद इसरो का क्या प्लानिंग है, क्योंकि ये समझना एक्साइटमेंट से तो भरपूर है ही, उसके अलावा हमारी नॉलेज और हमारे करेंट अफेयर्स को अपडेट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसरो ने यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ मिशंस को मतलब शेड्यूल करा हुआ है। तो क्या है अपकमिंग मिशंस इसरो के? तो पहला मिशन तो है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन की अगर बात करें जाए तो ये फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन होगा जो ऑब्जर्व करेगा सन को और सोलर कोरोना को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जर्व करेगा सन का प्रोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना। तो सन जो कि एक मिस्ट्री है उसको हमारा आदित्य L1 मिशन जो है वो देखेगा और समझेगा। तो ये जो मिशन है ये लॉन्च होगा एट L1 ऑर्बिट, यानी कि ये जो लैंग्वेज पॉइंट है वो L1 पे लॉन्च होगा, जो कि सन अर्थ के सिस्टम का L1 पॉइंट है, जहाँ पे अगेन इट इज़ 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द सन। तो इस पॉइंट पे ये लॉन्च होगा। आदित्य L1 की बात करें तो यहाँ पे 7 पेलोड्स लगेंगे टोटल में, जिसमें से अगर हम बात करें तो प्राइमरी पेलोड होगा विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। इसका नाम क्या होगा? विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ये जो विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ है इसको डिज़ाइन किया गया है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने। ये भी हल्का सा थोड़ा सा हमें नाम पता होना चाहिए पर याद हम लोग नहीं रख पाएंगे, पर हाँ मिशन क्या है ये हमारे को ज़रूर समझना है। तो ये जो सोलर कोरोनोग्राफ है ये क्या करेगा? ये इमेज लेगा सोलर कोरोना का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इट विल बी एज क्लोज टू द सोलर डिस्क, मतलब ये इमेज कहाँ कर ले सकता है? तो ये 1.05 टाइम्स द सोलर रेडियस, मतलब इतना मतलब पास जाएगा, बस इतना ही दूर होगा कि 1.5 टाइम्स द सोलर रेडियस। तो यानी काफ़ी पास जाकर ये पिक्चर लेगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये इमेजिंग कर सकता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकता है और यहीं पे पोलीमेट्री ये भी एक साथ कर सकता है और यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लेगा। तो ये एक तरह से मतलब इट इज़ गोइंग टू बी ट्रिमेंडस जर्नी। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो आदित्य L1 जो है ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि कैसा सन का जो मतलब इफेक्ट होता है ऑन अर्थ और उसकी सराउंडिंग पे। तो वो इफेक्ट जैसे कि सोलर वेंट्स अगर हम देखें तो इसका इफेक्ट हमारे पास काफ़ी होता है। जैसे कि आपको पता होगा जो ये पोलर लाइट्स होती हैं उस पर भी सन का हमारा बहुत इफेक्ट होता है। तो ये सब मतलब फिनोमेना एक साथ है और आपको पता है हर चीज़ का, हर तत्व का रिलेशन सन से है, तो वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे वो स्टडी करेगा सोलर अपर एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स, मतलब कि अपर एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स जिसमें आ जाता है क्या? क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। और ये हेल्प करेगा हमारी फिजिक्स, जैसे हम सन के कोरोना को समझ सकें क्या हीटिंग मैकेनिज्म होता है, इन सब में ये मदद करेगा। जो टेम्परेचर है सन का कोरोना का ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब कि कम से कम 3 मिलियन केल्विन्स तक ये पहुँच जाता है। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ मच हॉटर देन द सन्स सरफेस, मतलब सन का जो सरफेस होगा उससे भी हॉटर होता है ये हमारा कोरोना जो सन के आसपास होता है, मतलब सन के आउटर्स में होता है। तो यहाँ पे अगेन टेम्परेचर का आपको पता लग रहा है। तो अगर आप सरफेस की बात करें तो सिर्फ 5500 केल्विन ही टेम्परेचर होता है, वहीं पे अगर कोरोना की बात करें तो 3 मिलियन केल्विन्स का टेम्परेचर होता है। तो इस इशू को अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हम तो ये सोचेंगे ना कि भैया सरफेस ज़्यादा गर्म होगा पर वहीं पे कोरोना ज़्यादा गर्म है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम कैप्चर करेंगे फोटोज़ को, जो कि मतलब कि बहुत सारी लेयर्स का सन का एटमॉस्फेयर है उनको कैप्चर करेंगे और फिर हम देखेंगे कैसे एनर्जी जो है उसका क्या रूट होता है, कैसे वो ट्रांसपोर्ट होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या फिनोमिना होता है कोरोनल मास इंजेक्शंस का, जैसे जो मतलब सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं ना तो कोरोना वहाँ से निकलती हैं। तो ये जो फ्लेयर एक्टिविटीज़ होती हैं, डायनेमिक्स होते हैं स्पेस वेदर के, किस तरह से पार्टिकल्स का प्रोपोगेशन हो रहा है, ये सब समझने में हमारे को मदद मिलेगी। यहाँ पे हमको यह भी ट्रैक किया जाएगा कि अर्थ का जो डायरेक्टेड स्टॉर्म्स होते हैं या उनका क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब भी हमें पता लगेगा। दूसरा कंपोनेंट इसमें यह है कि एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। अगर एक्सपोसैट की बात करें तो ये इसरो का प्लान्ड
स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो कि स्टडी करेगा पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरेज। ये हमारे को मिशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो इट्स नेम एज एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट। और ये क्या है, तो ये इसरो का प्लान्ड स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जो कि स्टडी करेगा पोलराइजेशन किस तरह से होता है ऑफ कॉस्मिक एक्स रेज। तो ये इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड पोलरीमेट्री मिशन है। और यहाँ पे स्टडी क्या करेगा, तो डायनेमिक स्टडी करेगा कि किस तरह से एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरेज होता है, वो कैसे सोर्स होता है, कि अंडर व्हाट एक्सट्रीम कंडीशंस इट इज सोर्स्ड फ्रॉम। तो दीज आर द थिंग्स दैट इट विल स्टडी। पेलोड्स की अगर बात करें तो स्पेसक्राफ्ट में यहाँ पे 2 साइंटिफिक पेलोड्स होंगे, एक होगा एक्स-रे पोलरीमीटर और एक होगा क्या, एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। तो यहाँ पे होगा, और ये होगा कहाँ, ये सब लोअर अर्थ ऑर्बिट पे होंगे, ये हमको याद रखना है। तो पोलेक्स जो है, यानी कि पोलेक्स का मतलब है क्या, एक्स-रे पोलरीमीटर, ये मेजर करेगा पोलरीमीट्री पैरामीटर्स, मतलब डिग्री और एंगल जिस तरह से पोलराइजेशन होता है। पोलरीमीटर का मतलब क्या है, तो अगेन एंगल क्या है, डिग्री क्या है पोलराइजेशन का इन द मीडियम एक्स-रे एनर्जी रेंज। तो ये पोलेक्स करेगा। और दूसरा अगर हम बात करें तो एक्सपेक्ट यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्या करेगा, तो ये जो पेलोड है ये गिव करेगा हमें क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन इन द एनर्जी रेंज ऑफ 0.8 to 515 केवी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑब्जर्व करने में हमें पता है एक्सरे पल्सर्स कैसे होते हैं, ब्लैक होल बाइनरीज कैसे होते हैं। तो ब्लैक होल बाइनरीज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको पता होगा कि किस तरह से एक सिस्टम, मतलब कि एक समझ है अदर वर्ल्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कैसे मतलब कि एक चीज़ है, एक पॉइंट है, वो दूसरे पॉइंट को इन्फ्लुएंस करता है। ये सारे जो मिस्ट्रीज हैं स्पेस की, ये सब भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके अलावा यहाँ पे लो मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन स्टार्स को भी हम देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के बारे में करेंगे, मैग्नेटार्स के बारे में बात करेंगे। तो सिग्निफिकेंस इस मिशन की बहुत होने वाली है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेजर किया जाएगा पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज। एस्ट्रोनॉमर्स जो है उसके बाद क्या कर सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं ज्योमेट्री एंड फिजिकल प्रोसेसेस जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सरे एमिशन के इन अ वैरायटी ऑफ एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेज टू गेन इनसाइट इनटू देयर इनर डायनेमिक्स। किस तरह से मतलब एमिशन प्रोसेस होता है, कैसे मतलब निकलता है। तो ये बेसिकली सिंपल लेबान भाषा में हम लोगों ने समझ लिया। तो एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज जैसे कि ब्लैक होल्स हो गया, न्यूट्रॉन स्टार्स हो गया, गैलेक्टिक न्यूक्लियाई हो गया, या पल्सर विंड हो गया, ये सब जो है वो कॉम्प्लेक्स एमिशन मैकेनिज्म्स के पार्ट होते हैं और ये करेंट अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी चैलेंज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पोलरीमेट्रिक ऑब्जर्वेशन को कंबाइन कर दें अलॉन्ग विद द स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड टाइमिंग मेजरमेंट्स, तो रिसर्चर्स जो हैं वो लिमिटेशंस जो अभी हमारी प्रेजेंट में जो लिमिटेशंस हैं, जहाँ पे हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको ओवरकम कर सकते हैं। थर्ड आइडिया हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द मिशन निसार। निसार यानी अगेन नासा प्लस इसरो। तो यहाँ पे नासा प्लस इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये है निसार। अब आइए इसके बारे में समझते हैं। तो ये भी एक फ्यूचर में हमारा मिशन होने वाला है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये, और ये एक्सपेक्टेड है कि 2024 में ये लॉन्च हो जाएगी फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन आंध्र प्रदेश। और ये कहाँ जाएगी, तो ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे जाएगी। ये याद रखना ज़रूरी है कि ये कहाँ पे जाएगी, तो ये जाएगी कहाँ, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कैसे ऑर्बिट वर्क करता है ये सब हम आपको ग्राफिकली आप हमारे यूट्यूब पेज पे आपको मिल जाएगा कि किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से क्या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, किस तरह से मतलब क्या जितने भी तरीका होता है कि किस तरह से रिवोल्यूशन होता है, सैटेलाइट कैसे जाती है, या फिर ट्रांसफर ऑर्बिट कैसे होता है, ये सब हम आपको समझाएंगे। पर यहाँ पे आपको बस ध्यान में रख लीजिएगा कि ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे लॉन्च होगा। और कौन कौन सी दो वो है ऑर्गेनाइजेशन, तो नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रेडार इज द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो अर्थ को ऑब्जर्वेशन करना, तो अगेन दैट इज देयर। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ऑब्जर्वेशन होता रहेगा, तो उसी तरह से वो होगा, दैट इज देयर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 2800 किलोग्राम की सैटेलाइट है और इसमें एल बैंड और एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार है। तो SAR इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि अगेन डुअल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग रेडार सैटेलाइट बनती है। तो यहाँ पे अगेन डुअल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग सैटेलाइट है। तो SAR जो है यानी कि हमारा ये एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो है, ये केपेबल होता है किसका, कि ये पेनिट्रेट कर सकता है क्लाउड्स को भी, और ये कलेक्ट कर सकता है डेटा, मतलब डे और नाइट का, रिगार्डलेस ऑफ द वेदर कंडीशन। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो वेदर कंडीशन ये नहीं कि मतलब बादल छटा है तो वो हम नहीं ले पा रहे, नहीं, हो जाएगा पिक्चर ऑब्जर्वेशन बड़ी ऑथेंटिक आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एल बैंड SAR है जो कि ऑपरेट करेगा एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अराउंड 1 to 2 गीगाहर्ट्ज।
ये सब है, इतना डिटेल में जाना नहीं है। एस बैंड सार ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, बस हल्का हल्का वर्ड आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे साइंटिफिक डिस्कोर्स के हिसाब से नहीं बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब कॉमन मैन्स अंडरस्टैंडिंग, दैट इज व्हाट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। दे डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप PhD कर लो कि हाँ SAR का वर्किंग कैसा है, नहीं, आपको ये पता होना चाहिए हाँ ये सिस्टम है, इसको इससे ये बेनिफिट होगा, दैट इज़ इट। तो यहाँ पे अगर बात करा जाए तो यहाँ पे ये जॉइंटली डेवलप्ड है किससे, इसरो और नासा से। सिग्निफिकेंस क्या है, तो निसार जो सैटेलाइट है इसमें 2 फ्रीक्वेंसी बैंड्स आएंगे, जिसमें आएगा L बैंड और S बैंड्स, जो कि इमेज करेगा कि जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ हैं हिमालयन रीजन की और वो कैसे डिफॉर्मेशन मैप कर रही है, तो वो एवरी 12 डेज हमको पता लगेगा, और ये हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर डेटा हमको प्रोवाइड करेगा। तो इसे स्टडी करेगा अर्थ का जो डायनेमिक लैंड है और आइस सरफेस है, तो उसको ग्रेटर डिटेल में हमको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि क्या फ्लो रेट है, किस तरह से ग्लेशियर्स निकल रहे हैं, पिघल रहे हैं, वो सब हमको बता देंगे। लैंडस्लाइड का प्रोन एरिया, तो अगेन लैंडस्लाइड पर मेंस में क्वेश्चन आया जाए तो हम लोग निज़ार ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को कोट कर सकते हैं, तो दैट इज़ देयर। यहाँ पे हमें वार्निंग सिग्नल्स मिल जाएंगे कि वोल्केनिक इरप्शन होने वाला है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूएशन में हो रहा है, तो वो सब भी हमको मिल सकता है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर लेवल्स कितना है ये भी ये कर लेगा, ये मत सोचेगा कि ऊपर से, बल्कि हाँ ग्राउंड वाटर लेवल्स को भी ये एक तरह से बता देगा कि क्या है, और एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्सेज कैसा है, मॉनिटर करेगा अर्थ के फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, तो दैट इज़ देयर। नेक्स्ट इज इनसैट 3Ds, इनसैट INSAT 3Ds। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसरो ने एक तरह से लाइन किया हुआ है इनसैट 3Ds को, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो निसार की तरह ये भी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इनसैट 3Ds की बात करें तो ये प्लेस्ड होगा कहाँ, ये होगा जियो स्टेशनरी, ये होगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे, जो कि अगेन जहाँ पे डेली मल्टीपल इमेजिंग कैपेबिलिटी हमको मिल जाएगी। तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे होगा, ये प्रोवाइड करेगा मेट्रोलॉजिकल यानी मौसम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल जाएगी, तो दैट इज़ देयर। तो इट्स इनसैट 3Ds। फिर इसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट व्हीकल मिशन की। तो जैसे हमारे आपको पता ही है कि गगनयान जो ह्यूमन विजन है मिशन है, जिसमें हम अपने साइंटिस्ट को भेजेंगे, मतलब आप सोच सकते हैं दैट वुड बी द फर्स्ट टाइम फ्रॉम इंडिया। तो ये यहाँ पे अगर हम बात करें इसका टेस्ट व्हीकल मिशन की, तो इसरो ने प्लान किया हुआ है 2 अनक्रूड मिशन, ठीक है, यहाँ पे लॉन्च किया होगा, तो ये हेल्प करेगा हमारे गगनयान को आगे कि वो भी सक्सेसफुल हो जाए। तो दैट इज ऑल्सो प्लान्ड दिस ईयर ओनली। तो यस यहाँ पे हमने सारे मिशंस अपने डिस्कस कर लिए हैं। होप इट वाज बेनिफिशियल एंड अगेन यू हैव टू ऑल्सो रिलेट कि इसरो का जो रोल है वो जियो डायनेमिक्स में कैसे इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो आजकल आपको पता होगा, जैसे कि आपको पता है कि लूना 25 का जो रशिया का मिशन था वो चंद्र की तरफ जा रहा था, और वो क्रैश हो गया। बट अगेन जियो पॉलिटिक्स इसमें जो होती है, जो इम्प्लीकेट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन पहले पहुंच रहा है। फिर स्पेस रेस के आइडियाज़ हो जाते हैं कि कौन कर रहा है। फिर आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो अगेन स्पेस की क्या पॉलिसीज़ है, वहाँ पे कैसे एथिक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ आ जाती हैं। तो इसीलिए स्पेस रेस हो गया, या फिर जियो डायनेमिक्स हो गया, जियो पॉलिटिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में रिलेटेड होती है। सो अगेन फॉर दैट ऑल्सो एंड द इकोनॉमिक्स, क्योंकि जब ये सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं तो इससे हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में, हमारे सोशल डायनेमिक्स में बहुत मदद मिलती है। तो इसीलिए सारी चीज़ें रिलेटेड एंड दैट इज़ वाई साइंस इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यस हमारे वेदास में, जैसे साइंस थ्रू वेदास, साइंस सिंस वेदास अगर हम बात करें तो हैव यू ऑलवेज हैड द साइंटिफिक एलिमेंट इन अस, तो दैट इज कंटिन्यूइंग एंड शैल कंटिन्यू एंड इज एविडेंट इन इसरोज वर्किंग। सो यस इस तरह के वीडियोज़ को प्लीज़ देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। थैंक यू।